हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज हमारा टॉपिक होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी तक आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केस में कि फंडामेंटल क्या है, क्या बेसिक्स हैं, जिसे हम समझ लें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। दूसरा वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैटर क्या है, मैटर की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। लास्ट हमने उस वीडियो को कंप्लीट किया था जहां पर कंक्लूड किया था, वहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने था कि मैटर इज मेड अप ऑफ। मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी मैटर को बहुत छोटे 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 पार्ट में अगर डिवाइड करते जाएं तो एक लास्ट ऐसा पार्टिकल मिलेगा, ऐसा पार्ट मिलेगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो इनडिविजिबल होगा, अनकटेबल होगा और उसका नाम पड़ेगा एटम। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है एटॉमिक थ्योरी। और सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी लेके आ रहे हैं आपके सामने जॉन डाल्टन, जिसका नाम होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो खैर, उनसे पहले भी हमारे पास, आपको ये डेवलपमेंट में एक बार दिखा देता हूं बेटा। यहां पर आप देख सकते हैं डाल्टन के बारे में। डाल्टन का एटम कुछ इस तरह से दिखाई देता था, लेकिन डाल्टन ने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल एटम के बारे में बताया। तो डाल्टन का पूरा कॉन्सेप्ट इस बारे में था कि एटम क्या होता है, एटम किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम की कंबाइनिंग क्या होती है और एटम की कंबाइनिंग किस किस तरह के केमिकल लॉ को जस्टिफाई करती है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है थॉमसन। थॉमसन ने ये प्रूव किया कि कैसे कोई एटम न्यूट्रल होता है, कैसे उसमें प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह से कोई भी एटम अपनी ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहता है। लेकिन कभी भी थॉमसन ने ये नहीं बताया कि कुछ न्यूक्लियस भी नाम की कोई चीज होती है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक माना, रिवॉल्विंग नहीं माना। और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले काम क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता रहता है। लेकिन रदरफोर्ड की सबसे बड़ी खामी क्या रही, उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई एटम स्टेबल कैसे होता है। फिर साइंटिस्ट आते हैं नील बोर 1913 में, और उन्होंने सबसे पहले हमें क्वांटम मैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मतलब उनके बारे में समय पे नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसकी मैक्सिमम स्पीड, और फिर उसके साथ एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन करने में इन्होंने मदद की। और उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं श्रोडिंगर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह माना, इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर किया, और उसके बाद फिर उन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल के थ्रू क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट समझाया। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर समझने के बाद हमारे लिए एटम को समझना बहुत 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 आसान हो गया। उसके बाद चैडविक, जो कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके डेवलपमेंट का एक छोटा सा आपके पास डायग्राम हो गया, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कब किस तरह से क्रोनोलॉजी क्या है इस चैप्टर की, वो क्रोनोलॉजी के बारे में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले डेमोक्राइटस के बारे में आते हैं। डेमोक्राइटस एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे बेटा। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि the continued subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further divisible। जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी मैटर को लगातार ब्रेक करते जाएं तो सबसे जो छोटा पार्ट मिलेगा उस एटम का, वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। और the word atom has been derived from the Greek word atomio। atomio means which means uncuttable और non divisible। ठीक है, ये हो गया डेमोक्राइटस के बारे में। फिर आते हैं साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए ऐसे रीड करने लायक भी हो सकते हैं या फनी भी हो सकते हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। खैर, आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में, है ना। पोस्टुलेट्स इन्हें क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे प्रूव करके इन्हें थियरी में कन्वर्ट नहीं किया गया था। ये इनके अपनी सोच थी किसी भी एटम को लेकर के, किसी भी मैटर के एटम को लेकर के, या फिर उसके एग्जिस्टेंस को लेकर के, या उसके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन को लेकर के। पहला पॉइंट ये कहते हैं कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज इंडिविजिबल कॉल्ड एटम। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। इसका मतलब समझिएगा बेटा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, इसका मतलब जैसे हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे सब एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट के जितने एटम होंगे सब एक जैसे होंगे। हर एक एलिमेंट को बनाने वाले जो फंडामेंटल एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, है ना। एटम बदला, सॉरी एलिमेंट बदला, एटम का वैरायटी बदल जाएगा, एटम का टाइप बदल जाएगा, एटम का मास बदल जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी एज पर द एलिमेंट एटम की चेंज होती रहेंगी। हर एक एलिमेंट की अपने इंडिविजुअल एटम होंगे और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात।
फिर हर एटम के पास अपना कुछ ना कुछ मास होता है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं कि कंपाउंड है, उसका नाम है वाटर, तो वाटर में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन करता है। तो जब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, और यहीं से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जो कि आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने इससे पहले मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में सब पढ़ा रखा है। ठीक है, यहां लिखा हुआ एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जब बेटा एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा एटम का, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा। इस तरह से ये प्रूव होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। समझ में आ गया बेटा? फिर लिखा था रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए आपने HNO3 बनाया, तो इन अ कंपाउंड ऑफ HNO3 देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहीं से आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी प्रूव होता है। ओके, तो ये पोस्टुलेट्स आप बहुत अच्छे से समझ लें, सीख लें, एक बार रीड कर लें और देख लें कि किस पोस्टुलेट से हमें डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या सिखाने की कोशिश की। ठीक है बेटा? अब उसके बाद ये जेई IIT जेई 2020 का क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो बेटा जल्दी जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे और फिर आगे मैच कराएंगे। पहला ऑप्शन है मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजिबल एटम, बिल्कुल करेक्ट है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अ गैस कंबाइंस एंड गिवन गैसेस प्रोडक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। ओके, ये बेटा एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, ये क्या है? एवोगैड्रोस लॉ है। दूसरा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड ओनली पास थ्रू रीअरेंजमेंट। बिल्कुल, अभी मैंने आपको सिखाया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ये बिल्कुल फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है सम एटम हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। जाहिर सी बात है बेटा, एटम में एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड वाला। बाकी सब क्या है? करेक्ट हैं। तो नॉट द पोस्टुलेट्स, सेकंड वन इज नॉट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आप देख सकते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इतनी रेलेवेंट है कि जेई 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन। अभी मैंने आपको सब रिवाइज करा दिया। देखिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बिल्कुल प्रूव होगा। कैसे प्रूव होगा? इस तरह से प्रूव होगा कि रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका फॉर्म चेंज होता है लेकिन कभी भी एटम के नंबर चेंज नहीं होते बेटा। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स में आपने देखा था कि जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी एकदम करेक्ट है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी इनका बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सॉरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है? जब दो एटम आपस में कंबाइन करके बहुत सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो एक एटम का जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है और दूसरे एटम का मास एक सिंपल रेशियो में, सिंपल मल्टीपल में लगातार इंक्रीज करता रहता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हैं, जो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, वीडियो के में जाकर के देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से वो चीज समझ में नहीं आती है तो। एवोगैड्रोस लॉ भी आप सबको बताया मैंने बेटा कि एवोगैड्रोस लॉ, जब आपका प्रेशर सेम हो, जब आपका टेम्परेचर सेम हो, जब आपका गैस कांस्टेंट सेम हो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। ये होता है एवोगैड्रोस लॉ, जो कि डाल्टन के समय तक नहीं पता था, तो डाल्टन से इसका कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। ठीक है बेटा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो गया फोर्थ, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन। ओके बेटा, तो इस तरह से आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।